हाँ तो बेटा जी लास्ट वीडियो में हमने दो वेक्टर्स को ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करना सीखा था, ठीक है बेटा। और ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बता गया कि देखो जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो ए और बी को, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो ए प्लस बी नहीं होता। तो सर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है बेटा अंडर द रूट पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos, और यहां पे आएगा बेटा जी हमारे पास थीटा। इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, ये जो थीटा है ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। दैट मींस थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और सिंपली आप ये कह सकते हैं ए और बी के बीच का एंगल है। अब देखो बेटा ये जो फॉर्मूला है ये रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप स्केलर है, मान लीजिए ए और बी स्केलर है, तो आप उनको ऐड कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? ए प्लस बी। स्केलर में तो यही होता है, लेकिन वेक्टर को ऐड करेंगे तो हम इस फॉर्मूले से ऐड करेंगे, ठीक है। और ट्राइंगल लॉ में हमने ये भी बताया था कि जैसे आपके पास एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर है, क्लियर हो गया बेटा जी, और जो दूसरा वेक्टर है मान लीजिए बेटा वो दूसरा वेक्टर आपका बी है, कैसा भी मान लीजिए जो आपका मन करे, दूसरा आप ऐसा मान लेते हैं, दूसरा वेक्टर आपका बी है। कोई कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर बताइए, तो सबसे पहले दो स्टेप है। पहला स्टेप, एक वेक्टर की टेल को दूसरे के हेड पे रखो, तो बी वेक्टर को हमने उठाया और हमने ए वेक्टर बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की हेड पे ऐसे रख दिया, देखो इसी के पैरेलल ऐसे रख दिया, हाँ जी सर रख दिया। फिर क्या करना है? दूसरा स्टेप, फिर आपको पहले वेक्टर की टेल देखिए खाली है बेटा और दूसरे वेक्टर की हेड आपकी खाली है, तो यहां से आप ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। अब मुझे बताइए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए और बी के बीच कौन सा एंगल है? ये देखो ये ए की डायरेक्शन है और ये बी है, तो इनके बीच ये वाला एंगल होगा, ए और बी के बीच एंगल क्या है? थीटा। तो अब आप ध्यान से देखो बेटा इस फॉर्मूले में ए और बी को आप फिक्स रखना और आप थीटा को चेंज करना। पहले ए और बी के बीच थीटा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा को 60 पुट करोगे, फिर है 90 आप 90 पुट करोगे, फिर है 120 आप 120 पुट करोगे। तो जैसे जैसे आप थीटा को चेंज करेंगे आपकी आर की वैल्यू चेंज होगी, यानी ए और बी की वैल्यू तो फिक्स है लेकिन उनके बीच का एंगल चेंज हो रहा है, जिससे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? चेंज होगा। आप इसको फील भी कर सकते हैं, देखो ये वेक्टर ए है मान लीजिए, ओके सर, और अब देखिए बेटा जी ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, क्लियर। तो ए और बी के बीच ये एंगल है थीटा, हाँ जी सर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा सर? रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा, ओके, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, हाँ जी सर। ड्राइंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप ड्राइंग से निकाल लेंगे, यानी आप ट्राइंगल ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं। अब आप आगे देखिए, और मैं क्या कर रहा हूं? थीटा को चेंज कर रहा हूं, मैं ए को भी चेंज नहीं कर रहा, बी को भी चेंज नहीं कर रहा, मैं थीटा को चेंज कर रहा हूं। यानी जो ये मेरा बी वेक्टर यहां है ये इतना ही बड़ा है लेकिन थोड़ा नीचे आ गया, यानी थीटा चेंज हो गया। ये देखिए अब इनके बीच ये थीटा है, तो ये वेक्टर ए है बेटा और अब ये बी हो गया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहां से ड्रॉ करेंगे, वो रिजल्टेंट वेक्टर अब ये हो गया, ये देखिए। और अगर आप बी को और ज्यादा चेंज कर दें, बी को आप यहां ले आए यहां पे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो देखिए और ज्यादा चेंज हो जाएगा, ये देखिए ये और बड़ा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड आपके इन ए बी और थीटा इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम इसके स्पेशल केसेस कर लिए थे बेटा, यहां तक की बात हमारी हो गई थी वीडियो में, ठीक है। स्पेशल केसेस हम इसके कर लिए थे। अब हम बात करते हैं वेरी स्पेशल केसेस की। मैं इनको वेरी स्पेशल केसेस क्यों बोल रहा हूं बेटा? देखो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में, तो अगर आपको ये अब ध्यान से आराम से जितना टाइम लगाना है लगा के इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन जब एक बार आपको समझ में आ गया
और फिर अगर आप इसे याद रख पाए तो आगे के चैप्टर्स में जब आप वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप इनको डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। जिनको ये याद नहीं है वो रिजल्टेंट निकालते रह जाएंगे इस फॉर्मूले से, और आप डायरेक्ट विदाउट एनी कैलकुलेशन आप बता देंगे कि इनका रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, वेरी स्पेशल केसेस में मैं क्या कह रहा हूं, इफ A इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब वही है A इज इक्वल टू बी। बेटा अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो बताइए रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट बोलो अंडर द रूट, ध्यान से बोलना, ए स्क्वायर, हाँ जी सर, प्लस बी की जगह भी ए ही रख दो क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहां रख दो बेटा ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा, ये आपका रिजल्टेंट आ गया अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो। हाँ जी सर, अब आगे देखिए रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर बेटा 2a स्क्वायर, हाँ जी सर 2a स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2a स्क्वायर कॉस थीटा, कॉमन क्या ले लो बेटा 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर का अंडर रूट a बाहर आ गया 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आगे भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन आप इसे यहीं पे छोड़ दें बिकॉज हमें याद नहीं करना है, हमें तो इसे रिजल्ट निकालने हैं। तो बेटा अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा a अंडर द रूट 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। हाँ, अब देखिए पहला केस, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर क्या है सेम डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, उसके बाद ये स्पेशल केस है, ठीक है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनके बीच एंगल हो 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा जल्दी से बोलिए, थीटा को 0 पुट कीजिए बेटा, cos 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, 4 का अंडर रूट 2, तो क्या आ गया 2a, सिंपल भी है, पहला वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर भी a, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो a जमा 2a होता है, ठीक है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, लास्ट वीडियो में बताया था केवल सेम डायरेक्शन में जब दो वेक्टर हो बेटा तो उनका रिजल्टेंट a प्लस b भी हो जाता है, ठीक है। चलो दूसरा बोलो, दूसरा स्पेशल केस थीटा 180 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और थीटा 180 यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो cos 180 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, और किसी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट क्या आ गया मेरे बेटा जी 0, और आएगा भी 0 बिकॉज जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो a माइनस b होता है। अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर को आप ऐड भी करोगे तो उनमें इतनी दुश्मनी है कि रिजल्टेंट वेक्टर में वो a माइनस b यानी मैग्नीट्यूड उनका सब्ट्रैक्ट हो जाता है, cos 180 माइनस 1 होता है, एक दूसरे का अपोज करते हैं, तो थीटा कितना हो गया 180, रिजल्टेंट क्या है 0। आप समझ सकते हैं दोनों वेक्टर बराबर है, इस तरफ 5 न्यूटन से खींचा और इस तरफ 5 न्यूटन से खींचा, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, तो मैं किधर जाऊंगा, इधर या इधर, मैं यहीं रहूंगा बिकॉज दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है, रिजल्टेंट जो मेरे पास फोर्स है मेरे ऊपर वो 0 है, ठीक है बेटा। चलो तीसरा केस देखें, थीटा अगर 90 डिग्री हो बेटा, 90 डिग्री का मतलब है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, तो cos 90 क्या हो गया बच्चों 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, तो ये तो सिंपल 1 हो गया, तो ये √2 बच गया, तो रिजल्टेंट क्या आ गया बेटा √2 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। यानी जब दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हो, मैं ये नहीं कह रहा दो वेक्टर बराबर हो, पीछे की बात है, दो वेक्टर्स बराबर कब होते हैं, when the two vectors are said to be equal, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, यहां पे केवल मैग्नीट्यूड सेम ले रहा हूं बेटा, ठीक है। चलो अब बताओ रिजल्टेंट हो गया √2a 4, अगर उनके बीच
60 डिग्री का एंगल हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ध्यान से देखो बेटा, यहां पे पुट करो cos 60 पुट करो यहाँ पे, थीटा 60 है, cos 60 पुट करो बेटा, 1/2 cos 60 होता है 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना आया 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा ना अंडर रूट के अंदर √3, और लास्ट है बेटा जी थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, देखो यहां दिखा देता हूं इसमें इसको, a अंडर द रूट 2 into 1 प्लस, बेटा cos 120, थीटा को 120 पुट कीजिए, जो cos 120 है बेटा जी वो cos 120 1/2 होगा, -1/2, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो अब बोलो रिजल्टेंट इज इक्वल टू a अंडर द रूट 2 into 1 minus 1/2, 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, √1 ही हो गया, तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ गया, a के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला केस है। अब आप समझेंगे कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ही बेटा जी आप इन 5 केसेस को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, हमेशा मत कर देना। अब मुझे बताइए अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और 0 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट कितना आया 2a, 180 है तो कितना आया 0, 90 है तो √2a, 60 है तो √3a और 120 है तो a। और इस लास्ट वाले को थोड़ा ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में, जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और उनके बीच 120 डिग्री का एंगल हो तो जो रिजल्टेंट है वो उन्हीं के बराबर आता है। यानी एक फोर्स है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन का फोर्स है, और एक दूसरा फोर्स है 5 न्यूटन, ये देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और इनके बीच एंगल कितना है 120 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी 5 ही आएगा। 5 बीच में 120 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा 5, ठीक है। 5 ये हो गया 5 न्यूटन और ये हो गया 5 न्यूटन और बीच में 60 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट कितना आएगा 5√3 यानी √3 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये वेरी स्पेशल केसेस है, इनको वेरी स्पेशल इसलिए बोला है बिकॉज ये 5 केस तभी एप्लीकेबल है जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, अच्छे समझ में आ गया बेटा। अब देखिए इससे आगे हम बात करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो फॉर्मूला निकल के आया है। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, ठीक है। तो बेटा जी जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ट्राइंगल लॉ वाला ही है, बस थोड़ी सी ड्राइंग अलग होगी, ठीक है ना। हाँ, तो उसकी ध्यान से बात सुनिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास एक ट्राइंगल लॉ पढ़ा है और एक हमने अभी पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना है, तो ध्यान से समझिए। देखो स्टेटमेंट्स में ज्यादा अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आपको एक बार समझ आ जाएगा तो स्टेटमेंट अपने आप बनेगी। आपको ट्राइंगल लॉ पूरा समझ आ गया है क्या सर, दो वेक्टर होंगे, एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे रखेंगे और फिर एक की टेल पहले की टेल से दूसरे के हेड की तरफ वेक्टर बना देंगे, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। अब इसकी जो स्टेटमेंट है जो बुक्स में काफी लेंथी है इन दोनों लॉज की, वो अभी आसान बनाएंगे आपके सामने, ठीक है। समझ में आ गया है तो डेफिनेशंस आप अपने खुद अपने शब्दों में लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना। हाँ समझिए, ये नहीं कि पहले आप स्टेटमेंट रटोगे जो बुक वाली है वो है फिर उस ट्राइंगल लॉ को समझोगे, ऐसा नहीं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझिए। देखो भाई प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक वेक्टर है a, ओके सर, और ये हमारे पास एक वेक्टर है b, थोड़ा सा ऐसे डायग्राम में, ठीक है। मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन दिखानी है डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ट्राइंगल लॉ यूज कर सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्राइंगल लॉ तो आपको आता है,
है ना। तो जल्दी से बताइए स्टेप नंबर 1, यहां पे दिखा रहा हूं ट्राइंगल लो, ये वेक्टर है ए, ओके सर। ट्राइंगल लो बोलिए बेटा, बी वेक्टर इसको उठा के यहां पे इसकी टेल इसके हेड पे रखो, बी वेक्टर इस बी के पैरेलल बनाओ। देखो बेटा थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए, हाँ ऑलमोस्ट इसको पैरेलल बना है, इतना ही बना, ये आपका बी वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ जी। तो बताइए रिजल्टेंट वेक्टर कहां आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर सर बहुत ही सिंपल, ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये आ गया, ये आपका मेन क्या है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो दो स्टेप है, दिमाग में होने चाहिए, एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे रखो, रख दी, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ वेक्टर बना दो, जो वेक्टर आप बनाओगे वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ट्राइंगल चाहे कैसे भी बने, ठीक है। हाँ उठा के एंटी रखना है पैरेलल। अब हमें पैरेललोग्राम लो से, ये तो था ट्राइंगल लो, कौन सा लो था बेटा जी, ये ट्राइंगल लो। अब हमें इसको करना है पैरेललोग्राम लो से, ठीक है ना, पैरेललोग्राम लो से हमें इसको ऐड करना है। तो यहां पे स्टेप्स है 3, लेकिन फीलिंग ज्यादा अच्छी पैरेललोग्राम लो से आती है, ठीक है ना। तो ये मेरा सजेशन है, हमेशा पैरेललोग्राम लो को ही यूज करें शुरुआत में, ठीक है। बाकी दोनों आसान है, कर कोई सा नहीं सकते हो, हम मोस्टली पैरेललोग्राम लो को यूज करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है, दोनों वेक्टर साइड में होते हैं, रिजल्टेंट बीच में आ जाता है, ठीक है। देखिए अब पैरेललोग्राम लो के लिए स्टेप नंबर 1 क्या है, ध्यान से, टेल से टेल मिलाओ, टेल से टेल मिलाओ। अब यहीं पे दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, इसमें क्या था, इसकी टेल इसके हेड पे रखी थी, पैरेललोग्राम लो में इसकी टेल इसकी टेल पे रखनी है, यानी टेल से टेल मिलानी है, ओके सर। दूसरा स्टेप क्या करना है, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। अब देखिए हम बताएंगे कैसे कंप्लीट करना है, ये भी पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। और तीसरा बेटा क्या है, कॉमन, जो कॉमन टेल पॉइंट बना था उनका, आपने टेल से टेल मिलाई थी ना बेटा, तो जहां जिस पॉइंट पे मिलाई थी कॉमन टेल पॉइंट से, कॉमन टेल पॉइंट से वेक्टर, कॉमन टेल पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ करो, डायगोनल ड्रॉ करो। ये 3 स्टेप है, ध्यान से देखिए, ठीक है, समझ लो, ऐसे बुक्स में लिखे नहीं मिलेंगे 3 स्टेप ऐसे, ठीक है ना, ध्यान से समझ लो। टेल से टेल मिलाओ, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, कॉमन टेल पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ करो, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि हम चाहे पैरेललोग्राम से ऐड करें चाहे ट्राइंगल से ऐड करें बेटा, कोई फर्क नहीं है, रिजल्ट तो सेम ही आना है, ठीक है। चलो रास्ते अलग अलग है, ठीक है ना। आपको जाना है रेवाड़ी से नारनौल, आप बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, पहुंच तो जाओगे ही, है ना, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है किराए में। चलो देखो, तो सबसे पहले ए वेक्टर हमने ड्रॉ किया, ये हमने ए वेक्टर ड्रॉ किया, ये हमारा ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, एज इट इज ड्रॉ कर लिया। अब टेल से टेल मिलानी है, तो आपने बी वेक्टर को उठाया, ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर यहां है, तो इसको उठाया और एज इट इज उठा के इसी के पैरेलल यहां पे लाके बोलो, इसके हेड पे ले जाना है, इसकी टेल पे ले जाना है, टेल से टेल मिलानी है बेटा। तो देखो ये आपका हो गया बी वेक्टर, बी वेक्टर है ये, इसी के पैरेलल ये बी वेक्टर, देखो बी वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर, हाँ जी सर, ये आपका बी वेक्टर। तो पहला टेल से टेल मिलाओ, तो दोनों की टेल से टेल मिला दी, उसके बाद पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। अब कुछ बच्चे जो है ना पैरेललोग्राम को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं यार, आपको दिखना चाहिए दोनों साइड्स पैरेलल, तो आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए इस वेक्टर की हेड पे यहां पे पेन रखें और इसके पैरेलल एक, सॉरी यहां पे आप पेन रखें और ए के पैरेलल एक लाइन खींच दे, ए के पैरेलल एक लाइन खींच दे, ए जितनी बड़ी खींच दी, फिर यहां पे पेन रखें और बी के पैरेलल यानी दूसरे वेक्टर के पैरेलल यहां पे लाइन खींच दे, खींच दी, देखो क्या सुंदर सा पैरेललोग्राम बन गया है। अब बेटा जी ये वेक्टर अगर ए है तो ये वेक्टर भी तो ए है, क्योंकि देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों की लेंथ सेम है। ये वेक्टर अगर बी है तो ये भी तो बी हुआ, हाँ जी सर, क्लियर। अब बताओ टेल से टेल मिलाओ, मिला दी सर, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, कंप्लीट कर दिया सर। कैसे करना है समझ में आ गया, यहां पे पेन रखो, इसके पैरेलल लाइन खींचो इतनी बड़ी, यहां पेन रखो, इसके पैरेलल लाइन खींचो इतनी बड़ी, स्केल होगा आप लोगों के पास। और अब कॉमन टेल पॉइंट से यानी जहां टेल से टेल मिलाएगी यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करो, एक वेक्टर ड्रॉ करो, सॉरी एक डायगोनल ड्रॉ करो, ये इस तरह, ये आपको डायगोनल ड्रॉ करना है, ये
ये नहीं कि आप ऐसे कर दें या ऐसे कर दें, जहां टेल पॉइंट, टेल से टेल मिलाई थी वहां से आपको वेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। बोलो आया कि नहीं आया? अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा जी, मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं ये वेक्टर आपका, एक मिनट बेटा, ये वेक्टर अगर आपका b है तो ये वेक्टर भी आपका b है, और ये a है तो ये वेक्टर भी आपका a बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। और अब देखो ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो इनके बीच ये एंगल है थीटा। बोलो है या नहीं? और यहाँ पे ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, तो इनके बीच ये एंगल कितना है, थीटा। बोलो है या नहीं? समझ आया बेटा? अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको यहां से ढक दूं, देखो यहां से मैं इसको ऐसे ढक, समझ आया? ढक दिया। तो अब आप ये देखो, इसमें और इसमें कोई फर्क है? अरे सर ये तो बिल्कुल ट्राइंगल लो जैसा ही दिख रहा है। देखो पैरेललोग्राम का अपर पोर्शन मैंने ढक दिया, तो लोअर पोर्शन को आप देखो, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b और ये r वेक्टर, ये तो बिल्कुल ट्राइंगल लो जैसा ही दिख रहा है। यानी आप पैरेललोग्राम से जोड़ोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आया ये, ट्राइंगल से जोड़ोगे तो भी ये, तो ये r वेक्टर और ये r वेक्टर दोनों सेम ही तो है। यानी आप कहीं से भी किसी भी रो से जोड़ लीजिए, दोनों से रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, कि इनकी स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हाँ कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा जी। इसके दो स्टेप जल्दी बोलो। एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की हेड पर, पहले की टेल से दूसरे की हेड की तरफ वेक्टर ड्रॉ करो। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैरेललोग्राम लो, दोनों की टेल मिलाओ, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, यानी दो साइड्स आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, और फिर कॉमन टेल पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ कर दो। वो जो डायगोनल होगा ना, वो डायगोनल आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनने वाला है। ठीक है बेटा, तो स्टेटमेंट सुन लीजिए क्या है, यहां देखिए क्या है स्टेटमेंट। क्या है, बुक्स में लिखी रहती है स्टेटमेंट। व्हेन ट्रायंगल लो की बेटा, ट्रायंगल लो स्टेट्स दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल taken in same order, then their resultant will be represented by third side of triangle taken in opposite order। नहीं आया ना समझ, ऊपर से कहीं समझो मैं देखो क्या है। प्यारे बच्चों, क्या इसमें ट्रायंगल की आपको तीन साइड दिख रही है? थोड़ी इसको मैं बड़ा करके बता देता हूं। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब देखो ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम लो को मैं थोड़ी दोनों की तस्वीर बड़ी बनाता हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझना बेटा। देखो ये एक वेक्टर a, ये एक वेक्टर b, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर r वेक्टर, ये रिजल्टेंट। और a और b के बीच इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। और आपने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला था बेटा, ये पॉइंट a ये बिल्कुल यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला था, तो ये वाली साइड क्या हो गई थी, बोलो b cos थीटा, याद है लास्ट वीडियो में। और ये वाली साइड क्या आई थी बेटा, b sin थीटा। और ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, इनके बीच का एंगल कितना था आपका, थीटा। चले हाँ, तो ये है ट्रायंगल। अब पैरेललोग्राम को देखो, ये वेक्टर a, ये वेक्टर बेटा जी आपका a है। ठीक है, और ये वेक्टर आपका b है। तो टेल से टेल मिला दी तो इसके बीच एंगल ज्यादा अच्छे से दिखता है, ये एंगल है थीटा। पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया सर, ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया r वेक्टर। बोलो बना कि नहीं बना? ठीक है ना। अब ये वेक्टर a है तो ये भी a वेक्टर है, और ये वेक्टर b है तो ये भी b वेक्टर है। हाँ जी सर, a वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा दिया तो ये एंगल देखो, ये एंगल आपका थीटा है, इसमें और इसमें, सॉरी a में और b में, तो यहां भी ये a है और ये b है, ये एंगल क्या होगा बेटा जी, थीटा एंगल होगा। ठीक है, समझ आया? अब यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, ये ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया, b cos थीटा, और ये क्या हो गया, b sin थीटा। बाकी एज इट इज है बेटा जी, आप लोगों का ध्यान से सुन लेना। ठीक है, हाँ इसको अगर आप ढक दोगे तो ये दोनों आपको सेम दिखाई देने लगेंगे। तो पैरेललोग्राम लो का जो प्रूफ है, जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो सेम है जो ट्रायंगल लो का ही है।
तो अब स्टेटमेंट क्या है वो देखिए ध्यान से। अब आप ध्यान से देखो, इसमें क्या है, एक ट्राइंगल है ना, उसके 3 कॉर्नर, 3 वर्टिसेस है, तीनों पे बारी बारी चलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट आसान बनाऊंगा बेटा। इस पे देखो, क्या दोनों की टेल से टेल है? हाँ जी सर। यहां देखो क्या है, एक बी की तो टेल है और यहां पे ए की हेड है। ए वेक्टर का तो हेड है इस पॉइंट पे, बी की टेल है, और इस पॉइंट पे क्या है, दोनों की हेड है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे एक वेक्टर की हेड हो और एक वेक्टर की टेल हो तो उसको बोलेंगे सेम ऑर्डर। क्या बोलेंगे? सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब होता है हेड के ऊपर टेल, हेड के ऊपर टेल या टेल के ऊपर हेड, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। और जब टेल पे टेल हो या हेड पे हेड हो तो उसे बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर को अच्छे से फील कराता हूं। देखो आप यहां से चलो ए की डायरेक्शन में, हाँ जी बिल्कुल सही, फिर आप बी की डायरेक्शन में चलो, तो क्या ये दोनों सेम ऑर्डर में है? हाँ, क्योंकि आप एरो को फॉलो करते हुए यहां पहुंच गए। लेकिन बी और आर अपोजिट ऑर्डर में है। देखो यहां से आप जाओगे बी से, अब आर इस तरफ जाना चाहोगे तो एरो तो इस तरफ कर रही है, तो ये अपोजिट ऑर्डर होता है। समझ में आया? सेम ऑर्डर, टेल पे हेड, अपोजिट ऑर्डर, हेड पे हेड या टेल पे टेल। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टरिज्म की स्टेटमेंट है बेटा, अगर दो वेक्टर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किए गए हो, दो साइड से रिप्रेजेंट किए गए हो सेम ऑर्डर में, देखो सेम ऑर्डर में, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा अपोजिट ऑर्डर में। अब इसको आप इंग्लिश में लिख देना, व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन their resultant will be represented by third side of triangle taken in opposite order। ये इतना इंपॉर्टेंट है ये बात जो मैंने आपको बताई है सेम ऑर्डर वाली, कि जैसे मान लीजिए आपको ट्राइंगल बना दूं मैं ए बी सी, और मैं आपसे कुछ बताऊं इसमें रिजल्टेंट कौन है, ए बी सी में कौन रिजल्टेंट है, तो आप उसको देख के बता सकते हैं, बिकॉज जो वेक्टर होंगे ना वो सेम ऑर्डर में मिलेंगे और जो रिजल्टेंट होगा वो आपको अपोजिट ऑर्डर में मिलेगा। समझ आया? हाँ, अभी देखना, तो अभी मैं आपसे पूछता हूं, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है आपका बी, क्लियर हो गया बेटा, और यहां से ये वेक्टर है आपका सी। तो बताइए ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी इज इक्वल टू सी प्लस ए, या C इज इक्वल टू ए प्लस बी, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बी वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट ए वेक्टर है, यानी बी और सी सेम ऑर्डर में होने चाहिए और ए अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है। इसका मतलब है बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है, और इसका मतलब है सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ध्यान से आप देखते हैं क्या है बेटा, यहां देखो टेल पे टेल यानी अपोजिट ऑर्डर है, या तो ये या ये ए। यहां देखो, ये देखो सी की तो टेल है और ए का हेड है, यहां देखो, तो यानी ये सेम ऑर्डर वाला पॉइंट हो गया। सारे देखिए, ये सेम ऑर्डर वाला, ये अपोजिट ऑर्डर वाला, और यहां देखो हेड पे हेड अपोजिट ऑर्डर वाला। क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों, जो बी वेक्टर है वो इसके साथ भी अपोजिट है और इसके साथ भी अपोजिट ऑर्डर में है, और यहां पे ए और सी क्या है, सेम ऑर्डर में, यानी ए और सी ये दोनों वेक्टर्स हैं जो ऐड हुए हैं और इनका रिजल्टेंट है वो आपका बी वेक्टर है। तो डायग्राम देख के बता सकते हो कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों वेक्टर्स का। समझ आया कि नहीं आया बेटा? अरे बोलो अच्छे से। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? जो अपोजिट ऑर्डर में मिलेगा। क्लियर हुआ? स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गई है? तो ये है समझने वाली बात कि अपोजिट ऑर्डर में ऐसे मिलेगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सीखो। अब पैरेललोग्राम लॉ में क्या है बेटा? पैरेललोग्राम लॉ में सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर नहीं है, इसमें एडजेसेंट साइड्स है। देखो एक वेक्टर ये ए है बेटा जी, और ये वेक्टर मेरे बेटा बी है, और बेटा इन दोनों वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड से, ये जो दो लगातार साइड्स हैं इनसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा
वो डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा और वो डायगोनल उसी कॉमन पॉइंट से, कॉमन टेल पॉइंट से ड्रॉ करना है। समझ आ गया बेटा जी? तो ये है आपका ट्राइंगल लो और ये है आपका पैरेललोग्राम लो। तो इसका प्रूफ वही आएगा, क्योंकि आपको इस पार्ट पे ध्यान नहीं देना। और ये एज इट इज, देखो ये एज इट इज आपका ट्राइंगल लो ही है। क्लियर हो गया? अब यहां पे एक बात आती है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये वाला पॉइंट रहता है, ध्यान से प्यार से समझे। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर ने कहा, क्या कहा बेटा, कि भाई आपने मेरा मैग्नीट्यूड तो बता दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन मेरी डायरेक्शन तो बताओ। भाई मैं जो हूं वो मैं a वेक्टर के साथ, ये r वेक्टर है, हाँ जी सर, भाई मैं a वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाऊंगा, मैं b वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाऊंगा। समझ आया? तो अब हमें r वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, और डायरेक्शन निकालने का मतलब होता है बेटा जी एंगल निकालना है। ठीक है? हाँ, तो इसका मतलब थीटा बताओ क्या है। थीटा देखो, यहां देखो, थीटा, थीटा ये एंगल है थीटा। तो a में और b में एंगल है, ध्यान से, सिंसियर। अल्फा बोलो, ये a वेक्टर है, ये r वेक्टर है, तो a में और r में अल्फा एंगल है। बीटा, ये r वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो ये बीटा एंगल है r में और बीटा में। ठीक है ना? एक मिनट बेटा, बच्चे आवाज कर रहे हैं। हाँ जी बेटा जी, अब आप ध्यान से समझेंगे कि भाई हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हम कैसे निकालने वाले। ठीक है? तो देखो, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो ये एंगल है अल्फा, तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, इस वाले ट्राइंगल को। हाँ जी सर, देख लिया सर। तो टेंजेंट अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अल्फा। तो इसके सामने ये वाली साइड है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? b sin थीटा। हाँ जी सर, b sin थीटा अपॉन बेस, ये बेस है, तो बेस कितना है? a, और उसमें ऐड कर दो b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला है। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैं याद कराता हूं कैसे, समझे? बहुत प्यारे तरीके से याद कराऊंगा बेटा। देखो ये जो अल्फा एंगल है, ये देखो थीटा क्या है बताओ? ये थीटा एंगल क्या है? ये एंगल है a और b के बीच, जो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं उनके बीच। आपने वैल्यू गलत पुट कर दी, दिक्कत हो जाएगी बेटा। और दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे देखना है ये भी आपको पता होना चाहिए, पिछली वीडियोस में समझाया है। तो थीटा जो एंगल है वो a और b के बीच का एंगल है। ठीक है? हाँ जी सर, थीटा एंगल समझ में आ गया, a और b के बीच का एंगल है। और अल्फा यहां पे जो ये एंगल है, ये किसके साथ है? ये उस वेक्टर के साथ है जो यहां लिखा गया है, यानी ये अल्फा a के साथ है। अल्फा किसके साथ है? a के साथ। तो इसको रटे नहीं, मेरे साथ याद करें। कैसे याद करना है सर? तरीका बताऊंगा बढ़िया वाला बेटा जी, टेंजेंट अल्फा। देखो कैसे करना है। रिजल्टेंट वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? आपसे ये पूछ लिया भाई a वेक्टर b वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो, निकाल दिया। अब पूछा रिजल्टेंट a के साथ कितना एंगल बनाएगा, फिर पूछा रिजल्टेंट b के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो उसके लिए आपको फिर ये काम करना पड़ेगा। देखो भाई, रिजल्टेंट का एंगल सबसे पहले मुझे बताओ, क्या यहाँ पे tan दिख रहा है? तो ऐसे सोचो, tan होता है sin बाई cos, तो हम sin लिख देंगे और cos लिख देंगे। tan होता है sin बाई cos, तो sin लिख दिया, cos लिख दिया। देखो, हाँ जी सर। फिर क्या करें? इसके आगे भी थीटा लगा दे और इसके आगे भी थीटा लगा दे। क्लियर? अब देखो ये जो अल्फा एंगल है, ये किसके साथ एंगल है? a के साथ या b के साथ? आप बताओ सर, मैं a के साथ लिखना चाहता हूं, तो जिसके साथ लिखना चाहते हो उसको नीचे लिख दो। अल्फा a के साथ है तो आप a को नीचे लिख दो और इनके आगे क्या लगा दो? दूसरा वेक्टर। समझ में आ गया? अब आपको लिखना है b के साथ, तो यहां देखो, यहां पे आओ, यही तरीका, टेंजेंट बीटा मान लो। अब आपको b के साथ लिखना है। सर पहले सबने बताया था tan, tan का मतलब sin बाई cos लिख दिया, इसके आगे भी थीटा, इसके आगे भी थीटा। अब मुझे बताइए ये जो टेंजेंट, ये जो एंगल है बीटा, ये किसके साथ है? b के साथ। तो जिसके साथ है, जिस वेक्टर के साथ है, वो वेक्टर नीचे आएगा और जो दूसरा वेक्टर बच गया वो इसके साथ आ गया। ये फॉर्मूला बन गया। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां तक का आप काम कर लेंगे। और आपको एक टास्क मैं दे रहा हूं, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा बेटा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, r वेक्टर,
मैं क्यों कह रहा था कि पैरेललोग्राम रूल ज्यादा अच्छा यूज होता है, क्योंकि देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा। तो इस बात को आप देखें तो आप क्या करें, एक बात, एक वेक्टर ले ए, आपके पास टेल होगा और किसी भी एंगल पे 6 डिग्री पे किसी भी एंगल पे आप दूसरा वेक्टर बी ले, ठीक है। और आप ये काम करें ड्राइंग से, बिकॉज अगली वीडियो में करने वाला हूं, तो आप अपना करके रखें, ठीक है, बता रहा हूं बेटा। पहले इन दोनों वेक्टर को आप इक्वल बनाएं और आप पैरेललोग्राम लॉ से ही करें, अच्छी फीलिंग आएगी। दोनों वेक्टर्स को इक्वल बनाएं, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल बनाएं बस, ठीक है, डायरेक्शन ओके बना लिया। इनके बीच जो भी एंगल है वो यहां पे है। फिर आप पैरेललोग्राम लॉ से इनका रिजल्टेंट बनाएं, बना दिया। आप देखेंगे कि जब ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ए और बी के बिल्कुल बीच में आएगा, यानी ए और बी के बीच जो एंगल है उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा उनका रिजल्टेंट। क्लियर? फिर क्या करें, ए को बड़ा कर दे, बी को छोटा रखे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, रिजल्टेंट ड्रॉ करें, रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हाँ जी, आप देखेंगे रिजल्टेंट जो है वो बड़े वेक्टर की तरफ आया है, बड़े वेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। फिर ए वेक्टर को छोटा रखें, बी को बड़ा कर दें और फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, सुंदर रिजल्टेंट ड्रॉ करें। आप देखना रिजल्टेंट बी की तरफ चला गया, यानी जब आप दो वेक्टर की टेल से टेल मिलाएंगे तो उनके बीच का एंगल क्या बनेगा, थीटा। अगर दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, ए से भी उतना ही दूर आएगा, बी से भी उतना ही दूर आएगा, उनके बीच वाला एंगल को बाइसेक्ट करेगा। और अगर दो वेक्टर छोटे बड़े होंगे तो रिजल्टेंट हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ आएगा, यानी बड़े वेक्टर के पास आएगा, सॉरी, यानी अगर दो वेक्टर छोटे बड़े हैं तो रिजल्टेंट बड़े वेक्टर के साथ कम एंगल बनाएगा, बड़े वेक्टर के पास आएगा, और जो छोटा वेक्टर है उससे दूर आएगा, यानी उससे ज्यादा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा जी, शाबाश।